और लोगों को लगता है कि डॉक्टर के पास वो 4 शिष्याएँ होती है और उन्हीं से ही डॉक्टर हर चीज़ को प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो भी। और जैसे हम एलोपैथी में देखते हैं, हर चीज़ की एक अलग दवा है। हर इंसान हमारे लिए एक यूनिक इंसान है। 3 इंसानों को हेडेक है, तो एलोपैथी में शायद सबको पेन किलर ही दी जाएगी फर्स्ट इंस्टेंस पर। लेकिन यदि आप एक होम्योपैथ के पास जाएँगे, तो वो शायद आपसे बहुत सारे सवाल पूछें। कि अगर एक शख्स 10 साल उन मेडिसिन को ले चुका है और उसके बाद वो होम्योपैथी की ओर आता है, आप क्या सलाह देंगे कि कितनी उम्मीद रखी जा सकती है उस शख्स के ठीक होने की? हम लोग पैनक्रियास के ऊपर जाके काम करेंगे। एलोपैथी क्या करेगी, आपको एक्सटर्नली इंसुलिन देगी, जिससे कि आपके बॉडी की जो इंसुलिन की कमी है वो खत्म हो जाए। लेकिन उससे क्या होगा, बॉडी ऑलरेडी, ठीक है, स्वाभाविक है, जो काम में नहीं आ रही चीज़ वो और भी कम होती जाएगी, उसका धीरे-धीरे रोल और भी कम होता जाएगा। तो यदि आप इंसुलिन बाहर से ले रहे हैं, तो धीरे-धीरे पैनक्रियास जो शायद थोड़ा बहुत इंसुलिन बनाने में सक्षम थी, वो भी बनाना छोड़ देंगी। लेकिन होम्योपैथी क्या करेगी, होम्योपैथी पैनक्रियास के जो सेल्स हैं, उनको स्टिमुलेट करेगी। अगर वो शख्स मानिए एलोपैथी पूरी तरीके से छोड़कर होम्योपैथी की ओर आना चाहता है, कितने समय का इंतजार करे दोनों दवाइयों को लेने में और कब डिपेंडेंसी कम होकर वो पूरी तरीके से होम्योपैथी पर शिफ्ट हो सकते हैं? होम्योपैथी पेन किलर और एलोपैथी पेन किलर में क्या डिफरेंस है? हमारी मेडिसिन बन जाती है तो उसकी एक्चुअल मात्रा इतनी ज़्यादा कम होती है कि वो बॉडी के अंदर जो नुकसान होता है वो बिल्कुल भी नहीं करती। वेयरएज़ अगर आप एक एलोपैथिक मेडिसिन लेंगे तो उसका सेडिमेंट तो होगा, वो कहाँ जाके जमा होगी, आपकी किडनी पे जमा होगी। आपके मुताबिक कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से एलोपैथी लोगों की पहली पसंद है और होम्योपैथी दूसरी? कई लोग इसे प्लासिबो इफेक्ट भी मानते हैं और कुछ नहीं, लोगों को लगता है कि बस मीठी गोलियां दे दी और बहुत आम भाषा में कहें तो भाई बेवकूफ बना दिया है, तो मन बहलाने वाली बात है, ज्यादा कोई खास इफेक्ट होता नहीं। आप कितनी सहमत हैं इससे या आपका पक्ष क्या है इस पर? काफ़ी लोगों की पहली चॉइस होम्योपैथी है अभी भी, आज भी। रिसर्चेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जैसे हम सब जानते हैं, कोविड के टाइम में 6 महीने के अंदर वैक्सीन आ गई, जिसकी रिसर्च में कम से कम 10 साल लगते हैं। कोविड के दौरान और कोविड के बाद भी होम्योपैथी की दवाइयाँ वाकई इफेक्टिव थी और ऐसी दवाइयाँ भी थी जिन्होंने लोगों को आईसीयू से भी बाहर निकाला, तो क्या ये सच है? जिनको होम्योपैथी की मेडिसिन दी जा रही थी, वो वेंटिलेटर से जल्दी बाहर आए, उनके सिम्पटम्स में ज़्यादा जल्दी सुधार आया। एंड इवन पोस्ट कोविड जो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, उनमें भी होम्योपैथिक मेडिसिन का काफ़ी असर हो रहा है। कौन-कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं, ऐसी समस्याएँ हैं जहाँ पर होम्योपैथी उनकी मदद नहीं कर सकती, जहाँ पर एलोपैथी या दूसरी मेडिसिन प्रेफ़र करना ही समझदारी हो? जब कोई आपके सामने होम्योपैथी का ज़िक्र करता है, तो सबसे पहले आपके ज़हन में क्या ख़्याल आता है? उन मीठी-मीठी गोलियों का या फिर उन 4 शीशियों का जिनके कॉम्बिनेशन से डॉक्टर हर बीमारी की दवा प्रिस्क्राइब कर देते हैं? होम्योपैथी को फ़ॉलो करने वाले कई लोग हैं, लेकिन मोटे-मोटे तौर पर आपको 2 तरीके के लोग मिलेंगे। एक वो जो सोचते हैं कि चलिए होम्योपैथी ट्राई कर लेते हैं, इसमें हर्ज़ ही क्या है? और दूसरे जो डेडिकेटेडली होम्योपैथी को ही फ़ॉलो करते हैं, वो एलोपैथी की तरफ देखते तक नहीं। होम्योपैथी को लेकर तमाम तरह के मिथ्स बाजार में फैले हुए हैं। आज उन तमाम मिथ्स के बारे में बात करेंगे। बात करेंगे कि होम्योपैथी की दवाइयाँ आखिर काम कैसे करती हैं। अगर आपको कोई रोग हो गया है, तो कौन-कौन से ऐसे रोग हैं जिनमें होम्योपैथी वाक़ई असरदार है? मेरे साथ हैं डॉक्टर शालिनी चंद्रा, जो कि एक सीनियर होम्योपैथ फिजिशियन हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर शालिनी। थैंक यू प्रीति। मैं डॉक्टर शालिनी चंद्रा, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और पिछले 20 साल से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने रिसेंटली अपनी मास्टर्स कंप्लीट की है योगिक फिलॉसफी में। तो आगे मेरा उद्देश्य है कि एंशिएंट इंडियन विजडम और होम्योपैथी के सिद्धांतों को मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करना। तो शालिनी जी, आज के सेगमेंट में हम एक लेमैन की तरह बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो होम्योपैथी को मानते तक नहीं और कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत मान लेते हैं लेकिन ज़्यादा इसके बारे में समझते नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि होम्योपैथी का साइंस काम कैसे करता है, इसकी दवाइयाँ कैसे काम करती हैं। अमूमन तौर पर लोगों को लगता है कि डॉक्टर के पास वो 4 शिष्याएँ होती है और उन्हीं से ही डॉक्टर हर चीज़ को प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो भी। और जैसे हम एलोपैथी में देखते हैं, हर चीज़ की एक अलग दवा है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में और आसान तरीके से समझाइए। ज़रूर।
तो होम्योपैथी का बेसिकली एक प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, यानी कि लेट लाइक्स बी क्योर्ड बाय लाइक्स। इसको अगर हम डायरेक्टली ट्रांसलेट करें, इसका क्या तात्पर्य है कि जो पदार्थ या जो नेचुरली एग्जिस्टिंग एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं, जब हम उससे अपनी होम्योपैथिक दवाई बनाते हैं तो वो एक सेट ऑफ सिम्टम्स एक हेल्दी इंसान में प्रोड्यूस करता है। एक इफ आई टेक अ कॉमन एग्जांपल, जैसे आपने प्याज छीला या प्याज काटा तो आपकी आंखों से आंसू भी निकलेंगे और आपके नाक से भी पानी निकल सकता है। वही अगर हम अनियन से अपनी होम्योपैथिक दवाई बनाएंगे, जो कि एलियम सीपा नामक एक दवाई है, तो वो हमें कहाँ काम आती है? जुकाम और खांसी में, जो वही वाले सिम्टम्स हैं, जब आपको ज्यादा जुकाम हुआ, नाक बह रही है का। तो इसी तरह से हमारी बहुत सारी मेडिसिन जो कि प्रूव की गई हैं ह्यूमंस के ऊपर, माइस के ऊपर भी काफी स्टडीज की गई हैं, और वो एक सेट ऑफ सिम्टम्स प्रोड्यूस करती हैं एक हेल्दी इंसान में, और उनको मैच किया जाता है बीमारियों से, और इसी प्रकार से मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। जो ये मिथ सबसे ज्यादा है कि एक ही दवाई है या 4 ही दवाइयों से कोई प्रैक्टिस कर रहा है, उसका कारण ये है कि हमारी जो पैथी है वो आपको एक इंडिविजुअल कंसिडर करती है। हर इंसान हमारे लिए एक यूनिक इंसान है, उसके एक सेट ऑफ सिम्टम्स हैं, और उन सेट ऑफ सिम्टम्स को हम ट्रीट करने की दवाई दे रहे हैं। जबकि एलोपैथी में क्या होता है? एलोपैथी में बीमारी का इलाज होता है, तो वो एक बीमारी लेते हैं, उसके बेस के ऊपर उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि सभी पॉपुलेशन में सेम पाए जाते हैं, तो वो उस बीमारी की तरफ इलाज दे रहे हैं। तो उनकी सेट दवाइयां हैं एक बीमारी के लिए, और उसका नाम भी होगा, आपको केमिकल कंपाउंड भी उसका पता होगा जो कि प्रिंटेड होगा, और वो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाता है। फॉर अ लेमैन इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन सिद्धांत वाइज यदि देखें तो होम्योपैथी सिमिलर सिम्टम्स के ऊपर दवाई दे रही है, और जबकि एलोपैथी उस बिल्कुल टोटली ऑपोजिट कर रही है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, एसिडिटी है, तो अगर एलोपैथी के पास जाएंगे तो आपको एंटा एसिड प्रिस्क्राइब करेंगे, राइट? एंटा एसिड होता है कि एसिडिटी आपके पेट में ना हो, कंप्लीटली प्रोड्यूस ही ना हो। लेकिन अगर आप एक होम्योपैथ के पास जाएंगे तो वो आपकी ऐसी दवाई प्रिस्क्राइब करेगा जो कि एक नेचुरल इंसान में, यानी कि एक हेल्दी इंसान में एसिडिटी प्रोड्यूस करती हो। तो आप समझे, इट इज अ टोटली ऑपोजिट पैथी। वी आर कंसिडरिंग यू एज एन इंडिविजुअल, एक एक यूनिक इंसान, और एलोपैथी बीमारी को एक अलग तरीके से, अलग नजरिए से देख रही है। सो दैट इज वेयर द होल सिस्टम इज टोटली डिफरेंट। तो जब हम कहते हैं, आपने जैसा बताया कि हर बॉडी, हर शख्स अलग है और उनके सिम्टम्स एक हो सकते हैं, लेकिन जो बीमारी का कारण है वो अलग-अलग हो सकता है। जैसे 3 लोगों को सिर दर्द है, तो तीनों के कारण अलग हो सकते हैं, लेकिन जब बात करते हैं एलोपैथी की, तो एलोपैथी में हम तीनों को पेन किलर्स ही देंगे। मैं थोड़ा और समझना चाहती हूँ, एक लेमैन के नज़रिए से अगर वो देखें, तो यहाँ हम कंपेयर कर रहे हैं कि एलोपैथी जो है, वो सिम्पटम बेस्ड मेडिसिन है, और होम्योपैथी जो है, वो इंडिविजुअलाइज़ करती है मेडिसिन को। तो यहाँ पर प्रोस एंड कॉन्स के बारे में सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी डॉक्टर शालिनी। जब हम सिम्पटम्स को क्योर करते हैं, तब आपको किस तरीके के खामियाज़े भुगतने पड़ सकते हैं, उसके क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं? और चूँकि होम्योपैथ जो है, वो रूट कॉज़ पर काम कर रहा है, तो एक पेशेंट को या एक कोई भी इंसान जो अपनी बेटर हेल्थ चाहता है, उसको किस तरीके से बेनिफिट मिल सकते हैं? जरूर। तो आपने जैसे बताया कि अगर आप 3 इंसानों को हेडेक है, तो एलोपैथी में शायद सबको पेन किलर ही दी जाएगी फर्स्ट इंस्टेंस पर। लेकिन यदि आप एक होम्योपैथ के पास जाएंगे तो वो शायद आपसे बहुत सारे सवाल पूछें कि भाई कब हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, और शायद थोड़े से आपके बचपन के भी बातें पूछ लें। तो उसका मेन रीजन क्या होता है कि हम ये कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको सिर में दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि जब तक हम उस कारण का इलाज नहीं ढूंढेंगे, तब तक आपके सिम्टम्स चाहे थोड़े समय के लिए दब जाएं, लेकिन वो कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर फायदा आपको यही है कि यदि आप थोड़ा समय दें हमें, अच्छे तरीके से सिम्टम्स अपने बताएं कि आपको क्या क्या तकलीफ है, कितने समय से है, अपनी हिस्ट्री को ठीक से समझाएं, तो आपकी जो बीमारी है उसका जड़ से इलाज किया जा सकता है, ना कि सिर्फ सिम्टम्स को कम किया जाएगा। सो दैट इज वही एक मेन डिफरेंस है। ये सवाल मैं आपसे बाद में भी पूछ सकती थी, लेकिन चूँकि मैं चाहती हूँ कि जो लोग भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं, उनके डाउट्स पहले से ही क्लियर हो जाएँ। शालिनी जी, जब हम बात कर रहे हैं कि जड़ पर काम कर रहा है, पूरी तरीके से खत्म कर रहा है, आपके मुताबिक कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से एलोपैथी लोगों की पहली पसंद है और होम्योपैथी दूसरी? कहाँ लैग करता है? कई लोगों का कहना है कि रिसर्चेस की कमी है, या
कई लोग इसे प्लासिबो इफ़ेक्ट भी मानते हैं और कुछ नहीं, लोगों को लगता है कि बस मीठी गोलियाँ दे दी और बहुत आम भाषा में कहें तो भई बेवकूफ़ बना दिया, ये तो मन बहलाने वाली बात है, ज़्यादा कोई ख़ास इफ़ेक्ट होता नहीं। आप कितनी सहमत हैं इससे या आपका पक्ष क्या है इस पर? देखिए, होम्योपैथी एक कंप्लीटली साइंस बेस्ड मेडिसिन है। इट वाज इन्वेंटेड इन जर्मनी। डॉक्टर सैमुअल हनीमन नामक एक साइंटिस्ट, मतलब एक एमबीबीएस डॉक्टर थे। उन्होंने वहाँ से शुरुआत हुई होम्योपैथी की। जहाँ तक पहली चॉइस का सवाल है, अ, अपने देश में 4,000 साढ़े 4,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड मेडिकल होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, तो वी आर क्वाइट अ फ्यू इन नंबर। काफ़ी लोगों की पहली चॉइस होम्योपैथी है अभी भी, आज भी। लेकिन एलोपैथी का जहाँ तक सवाल है, एक तो थ्रू द फार्मेसी इंडस्ट्री जिसको हम बोलें, उनके कारण उनका एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट है। ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, रिसर्चेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जैसे हम सब जानते हैं, कोविड के टाइम में 6 महीने के अंदर वैक्सीन आ गई, जिसकी रिसर्च में कम से कम 10 साल लगते हैं। तो वी ऑल नो द रीजंस। होम्योपैथी में रिसर्च में वी हैव अ एंटायर रिसर्च विंग व्हिच इज कॉल्ड द सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंड किया गया है। आयुष का, इट इज वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ आयुष। एंड वहाँ पर बहुत रिसर्च हो रही है, लगातार रिसर्च हो रही है। लेकिन हाँ, that much money is not involved, so because it's all ultimately economics, right? So that could be one of the reason, I would say. आपने कोविड के बारे में बात की, ये क्वेश्चन हम बाद में ले सकते थे, लेकिन कोविड के टाइम जब लास्ट टाइम हमने बात की थी, तो आपने बताया कुछ ऐसे डेटाज़ हैं जो प्रूव करते हैं कि ड्यूरिंग कोविड एंड पोस्ट कोविड, कोविड के दौरान और कोविड के बाद भी होम्योपैथी की दवाइयाँ वाक़ई इफ़ेक्टिव थी और ऐसी दवाइयाँ भी थी जिन्होंने लोगों को आईसीयू से भी बाहर निकाला, तो क्या ये सच है? जी बिल्कुल। एम्स के एक विंग में होम्योपैथी मेडिसिन अलॉन्ग विद अदर ऑल्टरनेट मेडिसिन लगातार दी जा रही थी। आईसीयू के वेंटिलेटर पेशेंट्स के ऊपर भी ये दी जा रही थी। एंड देयर इज एंटायर डेटा अवेलेबल, देयर आर पब्लिश्ड पेपर्स व्हिच आप लोग अपने लेवल पर जाकर यू कैन रीड देम, व्हिच प्रूव दैट सर्टेन मेडिसिन्स के कारण बहुत लोगों की जल्दी, जिनको होम्योपैथी की मेडिसिन दी जा रही थी, वो वेंटिलेटर से जल्दी बाहर आए, उनके सिम्टम्स में ज्यादा जल्दी सुधार आया। एंड इवन पोस्ट कोविड जो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, उनमें भी होम्योपैथिक मेडिसिन का काफी असर हो रहा है। एंड देयर इज अ कांस्टेंट रिसर्च, लाइक आई सेड, प्लीज डू रिसर्च, डू अंडरस्टैंड कि डेटा अवेलेबल है ऑनलाइन एंड आप उसको पढ़ सकते हैं। बहुत सारे पेपर्स और बहुत सारी रिसर्च लगातार हो रही है। डॉक्टर शालिनी, जब हम बात करते हैं होम्योपैथी की, तो आपके पास भी ज़ाहिर तौर पर ऐसे पेशेंट ज़्यादा आते हैं जो 10 साल, 15 साल उन दवाइयों को लेकर थक चुके हैं जो ऑटो इम्यून डिज़ीज़ेज़ हैं, जो क्रॉनिक डिज़ीज़ेज़ हैं। हम बात करें बीपी की, थायरॉइड की या फिर डायबिटीज़ की, जिसकी दवाइयाँ अमूमन तौर पर, जहाँ एलोपैथी की बात आती है, वो लाइफ़ टाइम ही होती है। लगभग बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें रिवर्सल हो जाए। तो ऐसे लोग जब आते हैं, इनमें सबसे पहला सवाल ये है, साफ-साफ तौर पर जो मैं आपसे पूछूँगी कि अगर एक शख्स 10 साल उन मेडिसिन को ले चुका है और उसके बाद वो होम्योपैथी की ओर आता है, आप क्या सलाह देंगे कि कितनी उम्मीद रखी जा सकती है उस शख्स के ठीक होने की और क्या उम्मीदें वो शख्स लगा सकता है होम्योपैथी से? देखिए, जहाँ तक क्रॉनिक डिजीजेस का सवाल है, पेशेंट हमारे पास कई बार बहुत समय बाद आते हैं। आप अगर कोई भी 10 साल तक, यदि फॉर एग्जांपल हम डायबिटीज लें, अगर आप हमारे पास आते हैं कि मैं पिछले 10 साल से डायबिटीज के लिए मेडिसिन ले रहा हूँ और अब मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ और होम्योपैथी पे शिफ्ट होना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि बीमारी ऑलरेडी इतनी पुरानी हो चुकी है। मेडिसिन का भी अपना असर होता है बॉडी के ऊपर एंड उसके कारण भी बीमारी बढ़ जाती है या लंबे समय तक रुक जाती है। तो अगर आप उस समय पे हमारे पास आते हैं, तो थोड़ा समय तो हमें पुरानी दवाई के इफेक्ट्स को नलीफाई करने में लग जाता है। एंड उसके बाद तो होम्योपैथी क्योंकि कैसे काम कर रही है कि आपकी जो अपनी इम्यूनिटी है उसको राइज कर रही है। जैसे मैंने बताया, सिमिलिया सिमिलिबस, तो हम सिमिलर प्रोड्यूसिंग सिम्टम्स वाली मेडिसिन ले रहे हैं। तो आपकी जब इम्यूनिटी को राइज करते हैं, तो जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि और बाहर की दवाइयों से या अपनी ही बीमारी जो पुरानी हो चुकी है उसके कारण जो इफेक्ट्स हैं, उनको हटाने के लिए भी हमें पहले थोड़ा समय लग जाता है। और उसके बाद व्हेन वी गेट ए क्लियरर सरफेस, उसके बाद होम्योपैथी की दवाई का असर शुरू होता है। तो 6 से 8 महीने तो मान कर ही चलिए, वो मैं अगेन इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस, तो थोड़े समय ज्यादा लग सकता है मेडिसिन लेने में।
लेकिन आई वुड रिपीट कि यदि आप शुरू में ही होम्योपैथी के पास आ जाएं तो काफी 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 पॉसिबिलिटी है कि आपकी मेडिसिन, आपकी जो बीमारी है वो शुरू में ही खत्म हो जाए और मेडिसिन की लेने का जो ड्यूरेशन है वो और भी कम हो जाए। तो जब हम बात करते हैं शुरुआत की, तो ये कितनी शुरुआत है? कोई शख्स कैसे मेज़र करे कि बीमारी का जो स्टेज है वो शुरू हो चुकी है और वो क्रॉनिक की ओर बढ़ रहा है? क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम बहुत छोटे-छोटे सिम्पटम्स अवॉइड करते हैं, सिर में दर्द हो गया, बाउल क्लियर नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन है। आपके हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो हर शख्स को ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर वो हो रही है तो बहुत ज़रूरी है कि वो किसी भी फ़िज़िशियन के पास जाकर कंसल्ट करे, बी इट होम्योपैथी या फिर कोई और मेडिसिन का विंग हो। राइट। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि कोई भी सिम्टम जो आपके शरीर में आ रहा है वो कितने समय से आ रहा है, ठीक है। किसी भी नए सिम्टम को इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि किस वजह से आ रहा है, क्या मेरा कुछ रूटीन बदला है, क्या मैंने खान पान में कुछ चेंज किया है। एक पर्सनल रिफ्लेक्शन है ना, बैठकर थोड़ी देर बैठना। इसीलिए कहते हैं कि मोबाइल के बिना एंड टीवी के बिना एंड किसी भी मीडिया के बिना थोड़ा समय बिताना अपने आप के साथ जरूरी है, टू जस्ट अंडरस्टैंड कि ऐसी क्या चीज है जो मैंने अलग की जिसके कारण मेरे अंदर ये सिम्टम आया। तो अगर आपकी ये पर्सनल रिफ्लेक्शन रहेगी, थोड़ा समय अपने साथ बिताएंगे, तो काफी सारी परेशानियां तो आप अपने लेवल पर ही सॉल्व कर सकते हैं। इनको हम बोलते हैं मेंटेनिंग कॉजेस, है ना। अगर कोई मेंटेनिंग कॉज के कारण कोई तकलीफ है तो जब तक वो कॉज आप नहीं हटाएंगे तो कोई भी फिजिशियन उसमें आपकी मदद नहीं कर पाएगा। उसके बाद यदि आपने नोट किया कि कुछ समय तक वो सिम्टम नहीं जा रहा है तो आपको एक जनरल फिजिशियन के पास जाना चाहिए। वो जनरल फिजिशियन आपको डायरेक्ट करेगा कि ये एक एक्यूट डिजीज है, हाँ बहुत अभी अभी शुरू हुई है, इसको खत्म किया जा सकता है। और अगर उसको लगेगा कि ये बीमारी थोड़ी पुरानी है या इसमें और इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो फिर वो अकॉर्डिंगली आपको एक स्पेशलिस्ट के पास रेफर करेगा। अगर आपकी चॉइस पहली होम्योपैथी है तो आप होम्योपैथ के पास आएंगे, वो बैठकर आपको एक बहुत लंबी, जिसको हम केस टेकिंग बोलते हैं, जो कि कई बार पहले पेशेंट में एक एक घंटा चलती है, तो वो बैठकर आपके सभी सिम्टम लेंगे एंड वो आपको शुरू में ही बता सकते हैं कि किस लेवल पर बीमारी है और किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए। मैं इस पॉइंट से काफ़ी सहमत हूँ और मुझे लगता है कि हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। जब आप कहते हैं कि कोई डॉक्टर पेशेंट के साथ टाइम स्पेंड करता है, अमूमन तौर पर आज देखा जाए कि फ़ास्ट लाइफ़ है, ओवर द काउंटर दवाइयाँ अवेलेबल है, या अगर हम डॉक्टर के पास जाते भी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो आँखें देखते हैं, जीभ देखते हैं, आपका वज़न नाप लेते हैं। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत ख़ास केसेज़ में अलग होते हैं। अगर बीपी और शुगर की बात अलग कर लीजिए तो ज़ाहिर तौर पर सिर्फ़ इतना कि बीपी माप लिया या डायबिटीज़ का लेवल देख लिया, डॉक्टर दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर देते हैं नॉर्मली भी। तो आप मानती हैं कि एलोपैथी और होम्योपैथी में यहाँ भी फ़र्क है? बिल्कुल, जैसे कि आपने खुद बताया, अगर आप एक होम्योपैथ के पास जाएँगे, तो वो आपसे बहुत समय बिताएँगे, आपके क्वेश्चन। देखिए, एक बहुत बड़ा सिद्धांत होता है होम्योपैथी में कि हम पेशेंट जो केस टेकिंग है, उस पर हम बहुत ध्यान देते हैं। इनफैक्ट जब हम लोगों की ट्रेनिंग होती है, तो कई-कई महीने हम लोगों से सिर्फ केस लिखवाए जाते हैं। तो पेशेंट से बात करना, उसकी परेशानियों को समझना, जिससे कि वो धीरे-धीरे आपको अपनी परेशानियाँ ठीक से बता भी पाए। कई बार 1-2 विजिट में तो पेशेंट अपनी सारी परेशानियां बताते भी नहीं है, एक हिचक होता है, देयर इज दैट बैरियर बिटवीन द पेशेंट एंड डॉक्टर, उसको तोड़ने में भी समय लग जाता है। और जबकि आप एलोपैथिक व्यू ऑफ प्रैक्टिस देखें तो उनका तो नजरिया ही अलग है ना। उनको तो सिम्टम, उनको ऑलरेडी मालूम है कि यदि ये सिम्टम है तो ये इस बीमारी की ओर जा रहा है और हमको ये दवाई देनी है। तो उनकी अप्रोच ही पेशेंट की तरफ एक अलग है। तो उनकी ज्यादा निंदा ना करते हुए मैं अपने बारे में ज्यादा बात करना चाहूंगी कि बिकॉज हमारी पैथी ये डिमांड करती है कि जितने ज्यादा हम सिमिलैरिटी मैच करेंगे एक दवाई से, उतनी अच्छी हम दवाई पेशेंट को दे पाएंगे और वो उतनी जल्दी इंप्रूव हो पाएगा। तो हमारी जो बेसिक फिलॉसफी है वही हमसे मांगती है कि हम उतने सारे सिम्टम्स पेशेंट से कलेक्ट करें। तो जाहिर सी बात है, हमें उसके साथ ज्यादा समय भी बिताना पड़ता है। एंड देन इट ऑल्सो हैज दी अदर इफेक्ट कि अगर एक बार आपका पेशेंट के साथ एक एक रैपो बिल्ड हो गया, तो वो अपनी ऐसी बातें जो शायद वो स्वाभाविक रूप से ना बता पाए, वह भी बता पाते हैं। एंड दैट रियली हेल्प्स अस इन सेलेक्टिंग द राइट मेडिसिन फॉर देम। एंड ऑब्वियसली इट विल बी लीडिंग टू ज्यादा जल्दी फिर उनका क्योर हो पाता है।
ठीक कहा आपने। अब हम डिज़ीज़ वाइज़ बात कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर बीमारी के बारे में बात करते हैं। जब हम इस बीमारी का ज़िक्र करेंगे तो मैं चाहूँगी कि आप होम्योपैथी की अप्रोच इस बीमारी में क्या है? और इसके अलावा आप एज़ अ होम्योपैथ फिज़िशियन दवाइयाँ अगर आप ना भी बता पाएँ, कुछ नॉर्मल जानकारी दे पाएँ उसके बारे में, चाहे कम शब्दों में लेकिन आसान शब्दों में ताकि लोग समझ सकें कि ये बीमारी क्या है, होम्योपैथी के अकॉर्डिंग हम इसे कैसे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थायरॉइड की और जैसा कि डेटा मैंने देखा थायरॉइड एक वो बीमारी है जिसके ज़्यादातर पेशेंट्स होम्योपैथी को ट्राई करना पसंद करते हैं क्योंकि दवाइयाँ रोज़ लेनी होती हैं और अक्सर लोग थक जाते हैं दवाइयाँ लेते हुए। तो थायराइड ज्यादातर हाइपोथायराइडिज्म ही ज्यादा प्रेजेंट होता है, हालांकि हाइपरथायराइडिज्म भी एक दूसरा पार्ट है। आई मीन देयर आर टू साइड्स टू इट, यू कुड आल्सो हैव अ हाइपो और हाइपर। ज्यादातर अगर हम हाइपोथायराइडिज्म की बात करें तो उसमें वेट गेन होता है, पेशेंट को चिड़चिड़ा हो जाता है, मूड खराब होता है, वजन का ऊपर नीचे होता है, कुछ लोगों का बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाता है। तो जो बेसिक थायराइड प्रेजेंटिंग केस आता है उसके बाद जब हम इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि इनका TSH 3 T4 के हिसाब से क्या लेवल है, उस हिसाब से जब हम होम्योपैथी अप्रोच करते हैं तो सबसे पहले तो हम उन्हें कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं। जैसे कि यदि वजन ज्यादा है तो अकॉर्डिंगली उनको थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए। कुछ योग के आसन मैं जरूर बताती हूँ, जैसे उज्जयी ब्रीदिंग हो गई जहाँ पर थायराइड को हम स्टिमुलेट कर सकते हैं जिससे कि नेचुरली ही थायरोक्सिन प्रोड्यूस हो। उसके बाद हम थोड़ी डाइट रिस्ट्रिक्शंस बताते हैं, नॉट होम्योपैथिकली बट डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे थायराइड हो गया तो देर आर सर्टन फूड आइटम्स जो कि हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं। जैसे मैंने बताया वजन कम करने के लिए कहते हैं। मूड के हिसाब से यदि उनका चिड़चिड़ापन हो रहा है तो नींद के ऊपर एम्फेसिस बहुत देते हैं कि ना दे हैव टू मेंटेन की क्वालिटी ऑफ नींद उनकी अच्छी हो। ये कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस बताने के बाद आई वुड रियली लाइक टू से कि होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयां हैं। आई रियली कैन नॉट टेक टू मेनी नेम्स क्योंकि फिर लोगों को लगता है यही होम्योपैथी की दवाई है। जैसे मैंने बताया इंडिविजुअलाइजेशन के बेस्ड के ऊपर, जैसे आपके सिम्टम्स हैं, कैलकेरिया काव भी हो सकती है, थायरोडिनम भी हो सकती है, बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि अगर आप एक क्वालिफाइड होम्योपैथ के पास जाएंगे तो वो आपके सिम्टम के बेसिस पर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। और यदि आप शुरू में ही अपने सिम्टम्स के बेसिस पर होम्योपैथी स्टार्ट कर देते हैं तो बिलीव मी बहुत सारे केसों में थायराइड रिवर्सल पॉसिबल है। एंड ऐसा नहीं है कि आपको जिंदगी भर थायराइड की दवाई देनी पड़ेगी। दूसरी डिज़ीज़ के बारे में अगर हम बात करें डायबिटीज़ को लेकर, तो डायबिटीज़ को लेकर आपके क्या सजेशंस रहेंगे कि अगर एक शख्स को डायबिटीज़ है और वो होम्योपैथी की तरफ आना चाहता है तो? डायबिटीज में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करना। एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एक डायबिटिक पेशेंट के लिए। जरूरी हो जाते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, कुछ आसन हैं जो स्पेसिफिकली हमारे को इंसुलिन पैनक्रियास को स्टिमुलेट करते हैं विच इज इन दी एब्डोमिनल एरिया, जिसके कारण आप का इंसुलिन नेचुरली रेगुलेट होने लगता है। एक्सरसाइज कीजिए, कुछ योग के आसन कीजिए, लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे मैंने बताया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पानी की मात्रा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिकॉज आपका सोडियम पोटेशियम बैलेंस भी उसमें डिस्टर्ब हो जाता है। होम्योपैथिक अप्रोच यही रहती है कि कुछ चेंजेस लाइफस्टाइल के कीजिए और दवाई जितनी जल्दी हो शुरुआत में ही होम्योपैथी स्टार्ट कर दीजिए। हमारे पास बहुत सारी दवाइयां हैं, सिजीजियम जैम, मतलब अगेन लाइक आई सेड कि मैं नाम लूंगी तो वी बिकम लिमिटेड टू दोज, लेकिन बहुत सारी बहुत डीप एक्टिंग रेमेडीज हैं जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लाइक आई सेड होम्योपैथी कैन रिवर्स most of the autoimmune diseases and diabetes is one of them. Sugar, type 1 diabetes, definitely. तो जैसे आपने बताया कि इसकी मेडिसिन्स हैं, एक तो मेडिसिन का नाम हम एज़ एक्सेप्शन ले सकते हैं। लेकिन ये दवाइयाँ एलोपैथी की दवाइयों से कैसे डिफरेंट हैं, ये भी मैं और मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। देखिए, मेडिसिन जो है, जैसे मैंने पहले बताया, जो सिद्धांत है वही फर्क है। तो जब हम मेडिसिन आपके लिए सेलेक्ट करते हैं, जैसे अगर हमने डायबिटीज में आपको सिजीजियम प्रिस्क्राइब करी है तो हमने उसके सिम्टम्स मैच किए हैं, तो वो एक हेल्दी इंडिविजुअल में डायबिटीज जैसे सिम्टम प्रोड्यूस करती है। और अब क्योंकि आप एक पेशेंट हैं जो उस डिजीज से सफर कर रहा है, जब आप वो मेडिसिन लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी नेचुरली राइज होगी और वो सिम्टम्स अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएंगे। और जड़ पे जाकर, जहां पर जो आपके बेसिक
जिसको बोलेंगे रूट कॉज पे जाकर वो दवाई काम करेगी. सो इट इज नॉट ओनली जस्ट लिमिटिंग टू द सिम्टम रिमूवल, इट इज गोइंग मच डीपर एंड एक्टिंग एट दी डीप रूट लेवल, जहां पर जाकर वो आपकी मेडिसिन एक्ट करती है. तो एक और एक्स्ट्रा सवाल यहाँ पर कि जब डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो जनरली हमें इंसुलिन ख़्याल में आता है कि एलोपैथी की तरफ से इंसुलिन दी जा रही है। तो क्या होम्योपैथी में भी ऐसा होता है या होम्योपैथी उस ऑर्गन को या उसके बेस को किसी भी तरीके से हील कर रही है जो उनके लिए फ्रूटफुल हो सकता है? मैं बस इसमें डिफ़रेंस जानने की कोशिश कर रही हूँ ताकि जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं वो समझ सकें कि क्या डिफ़रेंस है और काम कैसे कर रही है मेडिसिन? बिल्कुल, इट्स अ वेरी गुड वैलिड क्वेश्चन. हम लोग पैनक्रियास के ऊपर जाके काम करेंगे. एलोपैथी क्या करेगी, आपको एक्सटर्नली इंसुलिन देगी जिससे कि आपके बॉडी की जो इंसुलिन की कमी है वो खत्म हो जाए. लेकिन उससे क्या होगा, बॉडी ऑलरेडी, ठीक है, स्वाभाविक है, जो काम में नहीं आ रही चीज वो और भी कम होती जाएगी, उसका धीरे धीरे रोल और भी कम होता जाएगा. तो यदि आप इंसुलिन बाहर से ले रहे हैं तो धीरे धीरे पैनक्रियास जो शायद थोड़ा बहुत इंसुलिन बनाने में सक्षम थी वो भी बनाना छोड़ देंगी. लेकिन होम्योपैथी क्या करेगी, होम्योपैथी पैनक्रियास के जो सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करेगी कि वो धीरे धीरे इंसुलिन बनाने की क्षमता अपनी वापस ला पाए. एंड दैट इज वेयर द मेन डिफरेंस लाइज. इट्स अ वेरी गुड पॉइंट टू नो। इसके अलावा अगर हम बात करें बीपी की, जो आजकल ऐसा लगता है कि लोगों को बहुत नॉर्मल है, जैसे डिज़ीज़ रही ही नहीं। हाई बीपी ज़्यादातर लोगों को परेशान करता है, ख़ैर लो बीपी के भी बहुत पेशेंट्स हैं, लेकिन हाई बीपी के रिस्क शायद ज़्यादा हैं, इसीलिए लोगों को डर भी लगता है, लाइफ़ टाइम दवाइयाँ लेते हैं, तो इसमें होम्योपैथी का क्या रोल है? पीपी भी बहुत इजीली क्योर हो जाता है. एंड बट अगेन लाइक आई सेड, लाइफस्टाइल चेंजेस करने बहुत ज़रूरी हैं, एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, अपनी खाने पीने का जो भी आपका रूटीन है उसको संतुलित करना ज़रूरी है. लेकिन जब आप होम्योपैथ के पास आएंगे तब आप देखेंगे कि वो आपसे सिर्फ बीपी को ही एड्रेस नहीं करेंगे, वो आपसे और भी सवाल पूछेंगे. तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है वो किस कारण से बढ़ रहा है. And that is where the whole approach lies. So again, we have a lot of medicines, बहुत अच्छी medicines हैं, and again they will act in the same manner. They will try to lower the pressure and try to find out क्या reason है और उस particular organ के हिसाब से आपका treatment चलेगा. हम फीमेल डिजीज़ेज़ के बारे में बात करें जैसे पीसीओडी, पीसीओएस या फिर फाइब्रॉइड्स और जो फीमेल्स कंसीव करने में जिनको थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये तमाम चीज़ों के लिए अगर कोई शख्स होम्योपैथी की तरफ आना चाहे तो क्या आपको लगता है कि होम्योपैथी उनकी मदद कर सकती है? PCOS, PCOD are प्योरली लाइफस्टाइल डिजीजेस है ना. ये तो नए जमाने की डिजीजेस हैं, एक जमाने में तो ये होती भी नहीं थी. सो इट इज एंटायरली 100% क्योरेबल. 50 to 60% आपकी लाइफस्टाइल से कंट्रोल हो जाती हैं और बाकी होम्योपैथी से. बहुत रेयर केसेस में देखिए एलोपैथी का अपना रोल है. जब बहुत रेयर केसेस में हाथ से जब बात निकल चुकी होती है देन मे बी आप सर्जिकली यू कैन गो फॉर द हेल्प ऑफ अ सर्जन एंड देन कम बैक एंड कम ऑन दी मेंटेनिंग मेडिसिन थ्रू होम्योपैथी. बट यदि आप शुरू में आ जाएंगे तो बिलीव मी PCOS एंड PCOD आर कंप्लीटली क्योरेबल. इनफर्टिलिटी जहां तक आती है, अगेन बहुत रेयर केसेस में इनफर्टिलिटी इज एक्चुअली एन इशू. आप देखेंगे, अगर रिसर्च के पेपर्स देखेंगे तो बहुत सारे जो इनफर्टिलिटी सेंटर्स हैं वो भी अपनी काउंसलिंग के थ्रू एंड अदर कॉम्प्लीमेंट्री वेज दे आर एबल टू ट्रीट द प्रॉब्लम. बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि व्हेन द अदर एक्सटर्नल रीजंस आर रिक्वायर्ड. तो लाइक आई सेड कि आप अगर लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं और बाकी जो होम्योपैथिक फिजिशियन आपको एडवाइस करेंगे, यदि आप उनको फॉलो करते हैं तो काफी हद तक हम आपकी मदद कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ ऐसी डिजीजेस भी हैं डॉक्टर शालिनी जिनके बारे में लोग बात करने से ज़रा कतराते हैं. इनमें हम अगर बवासीर ले लें तो क्योंकि एक ऐसी डिजीज़ है जहाँ पर प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट बहुत डर गया है, तो फाइनली उनको ये लगता है कि चलिए अब तो एलोपैथी या सर्जरी ही ऑप्शन है. तो उनके लिए क्या होम्योपैथी किसी भी तरीके से मददगार साबित हो सकता है? देखिए, मैं बहुत समय से बहुत सारे लोगों से पहले भी बोल चुकी हूँ कि प्लीज हेमोरॉइड्स और फिशेस के लिए लेट होम्योपैथी बी द फर्स्ट चॉइस. द रीजन बीइंग कि ये बहुत आसानी से होम्योपैथी से कंट्रोल हो जाता है.
होम्योपैथिक में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन हैं विच रियली हेल्प यू इम्प्रूव द सिम्टम्स। डरने की बात नहीं होती है। पहले तो आपको डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट होता है कि क्या कारण है कि आपके जब आप स्टूल्स पास कर रहे हैं तो वहां से ब्लड क्यों आ रहा है। कुछ लोगों की ब्लाइंड पाइल्स होती हैं जिसमें ब्लीडिंग नहीं होती है, लेकिन व्हेनेवर दे पास मोशन उनको बहुत पेन होता है। वो भी एक बहुत सम पीपल गेट वेरी वरिड कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो आई वुड एडवाइज कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब शुरुआत में ही शर्म छोड़कर प्लीज डू विजिट अ डॉक्टर। एक बार आपको पता चल गया कि इसका क्या कारण है, आई डोंट थिंक एलोपैथिक में बहुत ज्यादा इलाज है बिकॉज वो सर्जरी ही एडवाइस करते हैं, लेकिन बिफोर यू गो फॉर एनी काइंड ऑफ अ सर्जिकल इंटरवेंशन प्लीज विजिट योर होम्योपैथ। होम्योपैथी के पास बहुत अच्छा इलाज है बवासीर का, बोथ ब्लीडिंग और ब्लाइंड पाइल्स दोनों का। फिशर्स में भी काफी हद तक हमारी मेडिसिन मदद करती हैं। लाइफस्टाइल में बहुत सारे छोटे छोटे एक्सटर्नल एप्लीकेशंस हैं, वो भी होम्योपैथिक में मिल जाते हैं आपको फॉर योर लोकल एप्लीकेशन, जिससे आपको पेन कम हो जाए। And baki sits bath and there are many other ways through lifestyle which you have to observe, and it is a totally treatable condition. उसमें बिल्कुल शर्म ना करें and जितनी जल्दी हो सके अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से मिलें। मैं उन चीज़ों के बारे में भी बात करना चाहूँगी डॉक्टर शालिनी, जो एक्चुअली सिम्पटम्स हैं लेकिन अब लोग उनको ऐसे ले रहे हैं कि ये एक हेल्थ इश्यू है, जैसे बालों का झड़ना या अर्ली बाल्डनेस या अर्ली ग्रेइंग। बाल जल्दी सफ़ेद हो जा रहे हैं क्योंकि आजकल बालों का ज़माना है, मुझे ऐसा लगता है स्टाइलिंग वगैरह पर लोग बहुत प्रेफ़र करते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जब बात स्किन इम्प्रूवमेंट की आती है या फिर बाज़ार में तमाम ऐसी मेडिसिन्स हैं, विटामिन्स हैं, गमीज़ हैं, जो क्लेम करते हैं कि वो एंटी एजिंग इफ़ेक्ट देंगे आपको। क्या होम्योपैथी यहाँ भी किसी भी तरीके से उनको हेल्प कर सकता है? होम्योपैथी में ऐसी कोई मेडिसिन है जिसके बारे में डिस्कस किया जा सकता है या कंसल्ट किया जा सकता है फिज़िशियन से? होम्योपैथी ट्रीट्स नेचुरली एंड होम्योपैथी का कोई भी दवाई आपको एंटी एजिंग दवाई नहीं मिलेगी हमारे पास, ठीक है। वी आर ओनली फॉलोइंग नेचर। तो जो नेचुरली, यदि आप 50 वर्ष के हैं और आप स्किन वाइज यंग दिखना चाहते हैं तो होम्योपैथी के पास उसकी कोई दवाई नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंटरनली वर्क करके ऐसी मेडिसिन लेके जैसे कि आपकी गट क्लियर रहे, उसके कारण जो प्रॉब्लम हो रही है वो होम्योपैथी से डेफिनेटली कंट्रोल हो सकती है और कंप्लीटली क्योर हो सकती है। लेकिन कॉस्मेटिक यूज यदि बोले, देखिए बहुत सारे ओवर द काउंटर कॉस्मेटिक्स भी अवेलेबल हैं होम्योपैथी में, लेकिन वो सब नेचुरल नेचर की तरफ है। नेचर के विरुद्ध जब भी आप जाना चाहेंगे, वो उसमें हमारा उतना रोल नहीं है। ये मेरा पर्सनल मानना है। बालों को लेकर जब हम बात करें कि बालों का झड़ना या अर्ली बाल्डनेस या जल्दी सफ़ेद होना, इन सब को लेकर होम्योपैथी के पास क्या कोई क्योर है? एब्सोल्युटली, बालों के झड़ने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयां हैं। अगेन उसका रूट कॉज जानने की जरूरत है। क्या वो आयरन डेफिशिएंसी से कारण आपके बाल झड़ रहे हैं, आपको थायराइड इम्बैलेंस हो रहा है या कोई भी अदर हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो बहुत सारे अंडरलाइंग रीजंस हो सकते हैं बाल झड़ने के कारण। एक तो हो गया सीजनल झड़ना, जिसमें आप या पानी हार्ड है उसके कारण, तो वो तो एक मेंटेनिंग कॉज हो गया। तो यदि हार्ड वाटर है और वहां पे आप सॉफ्टनर नहीं लगा सकते तो कुछ हद तक ही कोई भी दवाई मदद कर पाएगी, है ना। पानी आपको नेचुरली इम्प्रूव बेटर क्वालिटी ऑफ पानी से धोना पड़ेगा। चेंज ऑफ सीजन के कारण जो बाल झड़ रहे हैं, अगेन आपकी बॉडी की इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी है जिसके कारण आप सीजन को इतना ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, है ना। हर इंसान तो चेंज ऑफ सीजन में बीमार नहीं पड़ता, तो वहां भी आपको अपनी इम्यूनिटी के हिसाब से दवाई बिल्कुल मिल जाएगी। और यदि आपका कोई रूट कॉज है, एक अंडरलाइंग गहरी बीमारी है या क्रॉनिक बीमारी है, तो फिर तो उसके इलाज के बिना आपका नहीं मिल सकती। बॉल्डनेस में जो प्रीमेच्योर बॉल्डिंग होती है, उसमें होम्योपैथी हैज वेरी गुड मेडिसिन्स एंड हमारे पास बहुत अच्छे केसेस भी हैं। वी हैव सम वेरी गुड डेटा आल्सो इन विच कंपैरेटिव फोटोग्राफ्स हैं विद प्री एंड पोस्ट होम्योपैथी। उसमें बहुत अच्छा रोल है होम्योपैथी का। तो आई विल रिक्वेस्ट कि यदि किसी को ये परेशानी है तो डू कंसिडर होम्योपैथी एज द फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। आपने दवाइयों के बारे में बात की, ओवर द काउंटर दवाइयाँ, क्योंकि अब होम्योपैथी की भी अवेलेबल है। शायद वो ज़माने चले गए जब हर डॉक्टर अपना खुद का सॉल्यूशन से और वो मीठी गोलियाँ देकर
ट्रीटमेंट किया करते थे। जैसे अगर मुझे याद है तो किलकेरिया इज़ द मोस्ट कॉमन मेडिसिन, बहुत ही आम है बच्चों की टीथिंग, जब दाँत निकलते हैं तो ओवर द काउंटर अवेलेबल है। मुझे लगता है कि अब लोग एज़ अ एलोपैथी ही ट्रीट करते हुए कि चलिए ले लेते हैं, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, मदर ने बता दिया या किसी दोस्त ने बता दिया। तो इसके बारे में पहली चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि ओवर द काउंटर जो मेडिसिन है, वो एक फ़िज़िशियन की सलाह के बिना लेना कितना सेफ़ है? देखिए, एक होती है क्लासिकल होम्योपैथी प्रैक्टिस करना, जिसमें एक दवाई दी जाती है, 1 महीने तक ऑब्जर्व किया जाता है, फिर दूसरी डोज़ दी जाती है, फिर 1 महीने ऑब्जर्व किया जाता है। वो एक क्लासिकल होम्योपैथी होती है, जो आज से 200 साल पहले प्रैक्टिस की जाती थी। लेकिन इन द प्रेज़ेंट सिनेरियो वो काम नहीं करेगी, बिकॉज़ एक तो पेशेंट भी जल्दी में होता है और दूसरी बात इतने सारे मेंटेनिंग कॉज़ और इतने सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, जो पहले मौजूद नहीं थे। तो अकॉर्डिंगली होम्योपैथी भी इन्वॉल्व हुई है। जहाँ तक ओवर द काउंटर मेडिसिन्स का सवाल है और पेटेंट्स का सवाल है, बहुत अच्छे पेटेंट्स हैं, काफ़ी अच्छे रिसर्च पेटेंट्स हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वो बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेने चाहिए। यदि आपके डॉक्टर को लगता है कि किसी कारणवश कोई बायोकेमिक, मैं भी बहुत सारे बायोकेमिक प्रिस्क्राइब करती हूँ, क्योंकि वो सिर्फ ओवर द काउंटर नहीं है, वो बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को भी आपको मदद करते हैं। यू नो, इट्स लाइक अगर कोई विटामिन डेफिशिएंसी है तो वो विटामिन तो लेना ही पड़ेगा। इट्स समथिंग लाइक दैट। तो यदि कैल्शियम की कमी है, फॉस्फेट की कमी है, तो यू नो थ्रू द कैलकेरिया फॉस या जो भी अदर हमारे अलग पेटेंट्स हैं, उनके थ्रू उनकी कमी पूरी की जा सकती है। तो बिना सलाह के तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि कोई भी बिना सलाह के मेडिसिन ले। लेकिन यदि आपके डॉक्टर की सहमति है तो बहुत सारी ओवर द काउंटर मेडिसिन एंड बहुत सारी पेटेंट्स अवेलेबल हैं, जो जिनको यू नो पूरा साइंटिफिक सिद्धांत है, वो होम्योपैथिक प्रिंसिपल पर ही दवाइयां बनी गई हैं, बट दे हैव इवॉल्व्ड यू नो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम्स। दैट्स ऑल आई कैन से। यू नो, मॉडर्न टाइम के साथ देयर इज अ स्लाइट चेंज इन मेडिसिन, दैट्स ऑल, बट दे रिमेन होम्योपैथी। जब हम पेन किलर्स के बारे में मेजरली बात करते हैं, जैसे मेरे ज़हन में सबसे पहले आता है डाइसमैन टैबलेट, जो पीरियड्स के दौरान ली जाती है पेन रिलीफ के लिए, या किसी और मेडिसिन के बारे में बात करें जो होम्योपैथी की ओर से दी जाती है पेन रिलीफ करने के लिए। तो इस जो पेन के लिए जो पिल्स दी जा रही है, मेडिसिन दी जा रही है, और जो पेन किलर्स है जो एलोपैथी की ओर से दी जा रही है, इन दोनों में बेसिक फ़र्क क्या है? तो हमारी होम्योपैथिक ओवर द काउंटर काफी चलती है, मैग्नीशिया फॉस करके एक मेडिसिन है जो कि पेन किलिंग में बहुत मदद करती है। तो यदि आप इमीडिएटली आते हैं, एक तुरंत रिलीफ चाहते हैं और उसके बाद में आप दूसरा ट्रीटमेंट, या डॉक्टर को ही लगता है कि पहले पेन रिलीफ करना जरूरी है, फिर आप दूसरी विजिट में आए और रूट कॉज के बारे में बात करेंगे, तो काफी बार ये मेडिसिन यूज की जाती है टू गिव दैट इंस्टेंट रिलीफ टू द पेशेंट। और सिद्धांत वाइज ये वही रहती है, ये कोशिश करती है कि देखिए नंबिंग इफेक्ट तो होगा, पेन किलर का क्या काम है कि नम कर दे, जैसे कि आपको सेंसेशन का महसूस ही ना हो। लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई भी सिम्टम इनिशियली उसको एड्रेस करना जरूरी है, मैं मानती हूँ, लेकिन इट इज अ क्राई फॉर हेल्प फ्रॉम द बॉडी। ये जरिया है आपकी बॉडी का आपको कनेक्ट करने का और बताने का कि मुझे इस पर्टिकुलर जगह में तकलीफ हो रही है, काइंडली पे अटेंशन, है ना। तो उसको इमीडिएटली रोक देना और उसको यू नो दबा देना इज नॉट द राइट वे। आप ठीक है रिलीफ ले लीजिए, लेकिन उसके बाद जरूर वापस आइए, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों हुआ, और एक ज्यादा सिम्टम्स के साथ एक बेहतर रेमेडी आपको मिलेगी जो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, और वो आपको लॉन्ग टर्म यूज में और लॉन्ग टर्म कंप्लीटली रिलीव करने में प्रॉब्लम से मदद करेगी। तो पेन किलर मैं होम्योपैथी की तरफ ही क्यों जाऊँ जब हम पेन किलर के बारे में बात करते हैं? होम्योपैथी पेन किलर और एलोपैथी पेन किलर में क्या डिफरेंस है? क्या उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो नहीं है, या फिर कुछ और ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आप चाहेंगी कि आप होम्योपैथी पेन किलर ज़्यादा प्रेफ़र करें कंपेयर टू एलोपैथी पेन किलर? हमारी मेडिसिन का कोई सेडिमेंट, हमारी मेडिसिन जो है ना बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म से बनाई जाती हैं। अगर आप सिद्धांत वाइज देखें तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो एक बेसिक एक्सट्रैक्ट लिया हमने, अगर हम किसी फूल से बना रहे हैं या प्लांट से बना रहे हैं तो एक एक्सट्रैक्ट लिया और उसमें 99 पार्ट्स अल्कोहल ऐड होता है विच इज अ नेचुरल प्रिजर्वर, और उसके बाद उसको फर्दर डाइल्यूट किया जाता है टू गेट द मेडिसिन। तो हमारी मेडिसिन बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड होती हैं और इसी वजह से कई बार लोग कहते हैं कि यू नो इसमें तो दवाई ही नहीं है, बट दैट इज द रीजन, दैट इज कॉल्ड पोटेंटाइजेशन ऑफ मेडिसिन। तो जब हमारी मेडिसिन बन जाती है तो उसकी एक्चुअल मात्रा इतनी ज्यादा कम होती है कि वो बॉडी के अंदर जो नुकसान होता है वो बिल्कुल भी नहीं करती।
वेरएज अगर आप एक एलोपैथिक मेडिसिन लेंगे तो उसका सेडिमेंट तो होगा, वो कहाँ जाके जमा होगी, आपकी किडनी पे जमा होगी। एंड पेन किलर्स, तो वी ऑल नो लॉन्ग टर्म यूज ऑफ मेडिसिन डज लीड टू डैमेज इन किडनीज एंड अदर ऑर्गन्स। तो होम्योपैथी से ये सेडिमेंटेशन नहीं होती है, और इसीलिए जाहिर सी बात है यदि आपको ये नॉलेज है तो आप उसी को प्रेफर करेंगे, राइट? जैसे कि आपने बात की साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो ज़्यादातर लोग इसीलिए ही प्रेफ़र करते हैं होम्योपैथी क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जब बात करते हैं एलोपैथी की, जैसे बीपी, थायरॉइड या किसी भी तरीके की दूसरी बीमारियों के बारे में बात करते हैं, तो लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि उस चीज़ के लिए हम दवाई तो ले रहे हैं उसे मेंटेन करने के लिए, लेकिन वो बाकी कई चीज़ें खराब कर रही हैं, जिसमें लोगों को सबसे पहले नाम आता है किडनी का, कि किडनी पर नेगेटिव इफ़ेक्ट हो रहा है। तो आपने बताया कि होम्योपैथी दवाइयों का ऐसा कोई इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन क्या आप ये मानती हैं कि चूँकि नेगेटिव इफ़ेक्ट तो नहीं है, लेकिन जब बात करें उसके इम्पैक्ट की, तो वो कितना इम्पैक्टफुल है, उसका प्रभाव कितना ज़्यादा है? क्योंकि 2 तराजू में हम यहाँ पर तोल रहे हैं। मानिए कि अगर किडनी पर इफ़ेक्ट तो हो रहा है, लेकिन एक पर्सन को बीपी की दवाइयाँ लेनी बहुत ज़रूरी है ब्लड थिनिंग के लिए। अगर वो शख्स मानिए एलोपैथी पूरी तरीके से छोड़कर होम्योपैथी की ओर आना चाहता है, कितना टाइम लगेगा उसे? आप क्या सजेशन देंगे कि कितने समय का इंतज़ार करे दोनों दवाइयों को लेने में और कब डिपेंडेंसी कम होकर वो पूरी तरीके से होम्योपैथी पर शिफ्ट हो सकते हैं? यदि आप किसी क्रॉनिक डिजीजेस से होम्योपैथी के ऊपर शिफ्ट होना चाहते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी जाते हैं एक होम्योपैथ के पास जब बीमारी शुरू हुई, और कितनी ज्यादा सालों से या कितने ज्यादा समय से आप वो दवाई ले रहे हैं। उन दोनों पैरामीटर्स को मेजर करते हुए एक क्वालिफाइड होम्योपैथ अपना डिसीजन लेंगे, आपको बताएंगे कि कितना समय लगेगा। बट मेरे अनुसार 6 से 8 महीने तो मिनिमम है, उतना तो आप मान के ही चलिए, उससे ज्यादा भी लग सकता है समय तो लगेगा, बिकॉज यू आर कमिंग बैक फॉर समथिंग जो कि आप ऑलरेडी बहुत बिगाड़ चुके हैं केस, है ना? तो फिर उसको नलीफाई करने में, पहले इफेक्ट को हटाने में, एक प्लेन ग्राउंड बनाने के लिए जिसके ऊपर हमारी मेडिसिन काम करे, थोड़ा समय तो लग जाएगा। लेकिन आई थिंक इट इज वर्थ इट, है ना? क्योंकि आप कोई चीज ले रहे हैं जिसका आपको मालूम है कि 100% नुकसान ही हो रहा है किसी न किसी और ऑर्गन में। बनस्पत ऐसी दवाई जिसमें आप थोड़ा समय दें और थोड़ी पेशेंस के साथ आप कंप्लीटली दवाई से ही हट सकते हैं। तो उस पेशेंस का और उस समय का बिल्कुल, देयर इज नो वे कि वो कोई फायदा नहीं है। डू कंसिडर। कुछ मिथ्स के बारे में बात करते हैं डॉक्टर शालिनी, जो होम्योपैथ के बारे में है, जिनमें 1-2 के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ट्रीटमेंट स्लो है। एक ऐसा भी कई लोगों की ओर से ऐसी तरीके की शिकायत आती है कि कई दफ़ा होम्योपैथी मेडिसिन लेने से मेरी बीमारी बढ़ गई या मुझे तो कोई और ही सिम्पटम्स देखने के लिए आ गए। मैं पहले ही एलोपैथी या किसी जो दूसरे ट्रीटमेंट वो कर रहे थे, मैं तो उसी पर ही ठीक था। तो ऐसे केसेस में आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, होम्योपैथी का जो सिद्धांत है वो है कि बीमारी को अंदर से बाहर ट्रीट करना। तो देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स व्हिच होम्योपैथी फॉलोज, जिसमें एक ये है। तो जब आप एक होम्योपैथ के पास आते हैं और उन्होंने जो दवाई आपको दी है, अगर वो रियली असर कर रही है दवाई, तो एक्चुअली जो आपके पुराने भी प्रॉब्लम है, जो पुराने सिम्टम्स हैं, वो भी शायद लोअर मात्रा में, थोड़ी कम मात्रा में बाहर आ सकते हैं। तो हमारा जो करेक्ट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो होता है कि जो पहला सिम्टम आया था वो सबसे पहले जाएगा, और जो सबसे बाद में सिम्टम आया था वो उसके बाद जाएगा, है ना? तो एक सीरीज में ही सिम्टम जाते हैं। इसलिए समटाइम्स अगर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट एक्ने है, जैसे कि आपके कुछ मुहासे हैं फेस पे, और जो सबसे बड़ा वाला है जो आपको तकलीफ दे रहा है, लेकिन वो नया है, और देयर माइट बी अनदर वन जो कि पहले आया था लेकिन अब आपको उतना दिक्कत नहीं दे रहा। लेकिन अगर आप करेक्ट होम्योपैथिक मेडिसिन आप पे काम कर रही है, तो वो पहले वाला जो है वो पहले खत्म होगा और बाद वाला थोड़ा उसके बाद। तो ये एक्चुअली करेक्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट होता है। लेकिन पेशेंट जो है, या तो आपको डॉक्टर पर उतना भरोसा नहीं है या इतने अच्छे से आपने बात को समझा नहीं है, तो यदि आप उनके साथ बैठकर डिस्कस करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि आपकी बीमारी हम बढ़ा नहीं रहे हैं या डिले नहीं कर रहे हैं। दिस इज हाउ द मेडिसिन वर्क्स, अंदर से बाहर की ओर। जनरली एलोपैथी में हम लोग मानते हैं कि बाहर से क्रीम लगा लिया और रूट कॉज़ हम शायद नहीं देख पाते वहाँ। इसके अलावा होम्योपैथी में कुछ और ऐसे मिथ्स हैं कि अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तो चाय, कॉफ़ी या अल्कोहल का सेवन नहीं कर सकते, ये कितना सही है?
देखिए, होम्योपैथिक एक बहुत डाइल्यूटेड मेडिसिन है और बहुत ही कम मात्रा में मेडिसिन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो जितना आप उसको एक सरफेस देंगे जिस पर वो प्रभावी तरह से काम कर पाएगी, उतना अच्छा होगा। तो चाय कॉफी का सेवन तो ये है कि वैसे भी काफी लाइफस्टाइल में हम मना करते हैं, लेकिन यदि आप ले रहे हैं तो आजकल तो मॉडर्न में हम कहते हैं कि आप कुल्ला कर लीजिए। एटलीस्ट जिस समय दवाई ली तो उस समय आप नहीं होनी चाहिए मुंह में किसी भी तरह की एक्स्ट्रा स्मेल होगी, क्योंकि हमारी मेडिसिन जो है नर्व्स के थ्रू एक्ट कर रही हैं। तो जब भी ज्यादा स्मेल होगी तो नर्व्स जो है उस डायरेक्शन में चली जाएंगी और दवाई का असर थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसलिए भी थोड़ी सेवन के लिए मना करते हैं। अल्कोहल अगेन इन मॉडरेशन, एंड मेडिसिन से समय रख लीजिए, जैसे आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद दवाई जब ली है तब आप इस तरह का सेवन ना करें। उसके आगे पीछे हम अलाउ करने लगे हैं, क्योंकि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। अदरवाइज पेशेंट तो मतलब वो कहेंगे हम साधु ही बन गए तो फिर हम दवाई क्या लेंगे, लेकिन नहीं, असर होता है। बट हाँ, यदि आप उसको कम लगेंगे और कम करेंगे और डॉक्टर का की बात सुनेंगे, एटलीस्ट जितने टाइम ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप खुद ही देखेंगे कि बहुत जल्दी दवाई असर करेगी। राइट। एक और चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, चूँकि आज का हमारा ऐसा लाइफ़स्टाइल है या कहें कि जीवन शैली हो गई है कि जब तक कि कुछ सीवियर ना हो, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। और अगर हम जैसे चाइनीज़ मेडिसिन पर जाएँ या दूसरी क्लासिकल मेडिसिन पर जाएँ, वहाँ ऐसा भी होता था कि लोग डॉक्टर को इसलिए पैसे दिया करते थे ताकि वो बीमार ना पड़ें। अब थोड़ा अलग होता है, अब हम डॉक्टर को तब पे करते हैं जब हम बीमार हैं और हम चाहते हैं कि क्योर हो जाए। तो प्रिवेंशन में जब हम बात करते हैं कि किसी चीज़ से बचाव पहले किया जाए, इसमें होम्योपैथी की कितनी भूमिका है? तो हम भी जब एज स्टूडेंट्स होम्योपैथिक के पढ़ रहे थे तो हमें भी ये बताया गया था कि एक जमाने में डॉक्टर को तभी पैसे दिए जाते थे जब बीमारी ना हो, यानी ऑल हेल्दी पीपल यूज्ड इन अ कम्युनिटी यूज्ड टू कम एंड पे द डॉक्टर। और जब बीमारी होती थी तो डॉक्टर का फर्ज होता कि वो जाकर उनको ठीक करे। तो यानी कि एक डॉक्टर की इंटरनली दुआ रहती थी कि कोई कभी बीमारी ना पड़े, क्योंकि वे हमें तो एनीवेज हमारी प्रॉस्पेरिटी इज बिकॉज दे आर हेल्दी। बट अनफॉर्चुनेटली वो इक्वेशन अब बिल्कुल बदल गई है। बट बिलीव मी, कोई डॉक्टर प्रे नहीं करता कि आप बीमार पड़े। लेकिन प्रिवेंशन का बहुत बड़ा रोल है होम्योपैथी में। होम्योपैथिक में बहुत सारी एस्टैब्लिश्ड मेडिसिन हैं जो कि प्रिवेंटिव पे काम करती हैं, क्योंकि सिद्धांत वाइज यदि देखें वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ा रही हैं, वो आपकी ट्रीट होने की क्षमता को बढ़ा रही हैं। तो ऑब्वियसली प्रिवेंटिव में उनका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन प्रिवेंटिव मेडिसिन से जो हमारी लार्जर लॉबी ऑफ ड्रग्स है उनको कोई फायदा नहीं होता। तो ऑब्वियसली उसका प्रमोशन नहीं होता। ये वर्ड ऑफ माउथ और अपनी समझदारी और अपनी जानकारी के थ्रू ही आप करेक्ट क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाकर प्रिवेंटिव मेडिसिन ले सकते हैं और बहुत हद तक बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। प्रिवेंटिव दवाइयों की जब हम बात करें तो कुछ एक नाम जो आप बता सकें, जो छोटी-मोटी चीज़ों में या कुछ ऐसी दवाओं के आप नाम बता सकें जो जिनकी वजह से आप अपना लाइफ़स्टाइल, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। आर्सेनिक एल्बम जो कि एस्टैब्लिश थी कोविड टाइम में, हमने निकाली थी एज दी जीनस एपिडेमिकम। दैट इज अ वेरी गुड प्रिवेंटिव मेडिसिन। वो चेंज ऑफ सीजन में ली जा सकती है, अगेन डिपेंडिंग और कि आप किस जगह पे रहते हैं। यदि आपके आसपास ज्यादा बारिश है और ज्यादा इस तरह के कंडीशंस हैं तो रस्टॉक्स 30 इज अ वेरी गुड प्रिवेंटिव मेडिसिन। बहुत सारी प्रिवेंटिव मेडिसिन हैं, बट अगेन इट डिपेंड्स कि आप किस जगह पे हैं, आपके आसपास का माहौल कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, वेदर कैसा चल रहा है, पोल्यूशन है तो उस हिसाब से है, तो उस हिसाब से मेडिसिन बदलती है। लेकिन यदि आप जाएंगे अपने डॉक्टर से सलाह लेंगे तो आपको जरूर वो आप प्रिवेंटिव बता पाएंगे। जी, प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में हमने बात की। मैं दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट करना चाहूँगी क्योंकि मैं आपसे थोड़ा डिटेल में समझना चाहती हूँ शालिनी जी। जब हम बात करते हैं होम्योपैथी के बारे में तो ये दूसरी ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जा रही है। 100 से ज़्यादा देशों में इसके फिज़िशियंस अवेलेबल हैं। खुद इंडिया में तकरीबन साढ़े 3 लाख के करीब फिज़िशियन हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इसके बेनिफिट को ले रहे हैं। फिर भी हम बात करते हैं कि पहली चॉइस होम्योपैथी नहीं बन पा रही। ये लोगों की अवेयरनेस की कमी है, रिसर्चेस की कमी है या कोई और ऐसा थर्ड फैक्टर यहाँ पर इंक्लूडेड है जिसके बारे में गौर किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बात कर रहे हैं साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बात कर रहे हैं कि हाँ, वो बीमारी की
तह तक जा रहा है, उसको पूरी तरीके से क्योर कर रहा है, सिम्पटम बेस्ड भी नहीं है, हर इंडिविजुअल के लिए अलग है, जो मेडिसिन है वो इंडिविजुअलाइज़ की जा रही है आपके लिए, तो कहाँ कमी लगती है आपको? सबसे ज़्यादा मुझे जानकारी की कमी लगती है बिकॉज़ बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कुछ क्रॉनिक डिज़ीज़ेज़ ही होम्योपैथी से क्योर हो सकती हैं या बहुत स्लो होती है, छोटी-मोटी दवाई है, छोटी-मोटी चीज़ों के लिए ही ली जा सकती हैं। तो बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जिनको सिर्फ़ नॉलेज के थ्रू ही हटाया जा सकता है। थ्रू आपके चैनल के माध्यम से और थ्रू अदर सोशल मीडियाज़ आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथी का प्रचार किया जाए सो दैट एटलीस्ट हमारे देश में ये फर्स्ट चॉइस ऑफ मेडिसिन हो। क्योंकि इसको पहली बात तो इसको लेना बहुत आसान है, डिस्पेंसिंग बहुत आसान है। लेने में पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती, कोई काढ़े नहीं है, कोई कड़वी दवाई नहीं है या बहुत ज़्यादा रिपिटिशंस नहीं है। तो लेना भी आसान है, डिस्पेंस करना भी आसान है। जैसे आपने बताया नंबर्स, तो इतने सारे डॉक्टर्स, एक क्वालिफाइड डॉक्टर्स आपको अवेलेबल हैं, तो कहीं न कहीं आपके आस-पास डॉक्टर भी मौजूद होंगे। एंड ऑनलाइन, अब तो ऑनलाइन कंसल्टेशंस, ऑनलाइन मेडिसिन्स डिलीवरी बहुत आसानी से की जाती है। तो देयर इज़ नो वे कि आप होम्योपैथी को अपनी फर्स्ट चॉइस नहीं बनाएँगे। आई डू रिकमेंड प्लीज़ knowledge I think is where we lack the most. It is the information जो कि सब लोगों तक नहीं है, जिसके कारण इतनी जल्दी लोग होम्योपैथ्स के पास नहीं जाते। ये सवाल शायद मुझे पहले पूछना चाहिए था, लेकिन चूँकि मैं चाहती थी कि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ, उसके बाद हम होम्योपैथी के बारे में थोड़ा जानें कि कहाँ से शुरुआत हुई, क्योंकि आप कई चीज़ें बता चुकी हैं इस इंटरव्यू के दौरान कि ये नेचुरल है, एक्सट्रैक्ट्स हैं या जो भी दवाइयाँ हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज़ से ही आ रही हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कहाँ से शुरू हुई ये मेडिसिन? सिद्धांत अगर आप हमारे साथ कुछ इसके शेयर कर सकें, बता सकें कि एक किसी भी मरीज़ जो काफ़ी उम्मीदें लेकर आता है होम्योपैथी की ओर, वो किस तरीके से होम्योपैथी को देख सकता है, समझ सकता है? होम्योपैथी की शुरुआत जर्मनी में हुई। डॉक्टर सैमुअल हनीमन ने इसको फाउंड किया। वो एक एमबीबीएस डॉक्टर थे और बहुत परेशान हो चुके थे उस समय के प्रचलित तरीकों से लोगों को ट्रीट करने के। तो वो एक ऐसा सेफ और इजी मेथड चाहते थे और वो इसकी खोज में जुटे हुए थे। दैट इज व्हेन ही केम अक्रॉस सिंकोना बार्क, जो कि एक पेड़ है जिसको पेनिसिलिन जिसमें नेचुरली पाई जाती है, जो कि अब सब जानते हैं मलेरिया की मेडिसिन को बनाने के लिए यूज होता है। तो उन्होंने सबसे पहले वो जो बार्क थी उसको खाया, उसको चबाया और उन्होंने पाया कि उनके अंदर उनको फीवर भी हुआ, महसूस हुआ, बदन में भी दर्द महसूस हुआ। कुछ ऐसे सिम्पटम आए जो कि बहुत क्लोज थे मलेरिया के। एंड दैट इज व्हेन ही रियलाइज्ड कि शायद एक ऐसा तरीका हो सकता है जिसमें हम इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द ऑपोजिट, यानी कि एलोपैथ में जैसे ऑपोजिट तरीके से ट्रीटमेंट होती है, शायद हम सिमिलर तरीके से अगर पर्सपेक्टिव को देखें तो दवाइयां बनाई जा सकती हैं। एंड दैट इज व्हेन ही स्टार्टेड रिसर्चिंग और उन्होंने अपने जमाने में अपनी ही लाइफ टाइम में 200 से ऊपर मेडिसिन के ऊपर रिसर्च किया। नाउ ऑफ कोर्स वी हैव थाउजेंड्स ऑफ मेडिसिन जो कि बहुत इंडियनाइज्ड, इंडिया में भी बहुत मेडिसिन अब रिसर्च होके नई आ रही हैं। एंड दैट इज हाउ होम्योपैथी केम अबाउट। इसका मेन सिद्धांत सिमिलिया सिमिलिबस है कि हम सिमिलर सिम्टम्स को सिमिलर दवाइयों से मैच करते हैं और उसके थ्रू क्योर करते हैं। दैट इज अ बेसिक प्रिंसिपल। एंड ऑफ कोर्स हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो कि हमारे एंशियंट नॉलेज से भी मैच करता है, वो है प्रिंसिपल ऑफ वाइटल फोर्स। यानी कि वाइटल फोर्स आप उसको अगर लेमैन की लैंग्वेज में बोले तो हमारी अंतरात्मा बोल सकते हैं या ऐसी ऊर्जा बोल सकते हैं जो हमारे अंदर है, जिसके कारण हमारी लाइफ है, जिसके कारण हम हैं। प्राण शक्ति। जी बिल्कुल, प्राण शक्ति इज द राइट वर्ड। तो जो प्राण शक्ति है उसको यदि वो मेंटेन नहीं है तो जिंदगी नहीं है, जीवन नहीं है। उसी को वाइटल फोर्स जर्मनी में बोला गया। तो वो कहते हैं जब ये वाइटल फोर्स अपनी नॉर्मल अलाइनमेंट से हट जाती है, यानी कि वो माइंड और बॉडी के बीच में एक बैलेंस प्रोड्यूस कर रही है, तो जब वो अपनी नॉर्मल अलाइनमेंट से हिल जाती है तब डिजीज होती है। बाहर का कोई भी आपको वायरस अटैक कर रहा है, बैक्टीरिया अटैक कर रहा है, यदि आपकी वाइटल फोर्स इंटैक्ट है तो उसको आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दैट इज अ फैक्ट, राइट? कि कितने लोग हैं जो किसी भी ट्रीटमेंट, मतलब किसी भी तरह के टाइम बीमार नहीं पड़ते या छोटी मोटी सिम्टम से होके और उनकी बीमारी निकल जाती है। एक ही घर में एक बच्चा हर मौसम में बीमार पड़ता है और दूसरा बच्चा को क्या असर ही नहीं होता। तो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटल फोर्स।
तो ये कुछ सिद्धांत होम्योपैथी के बहुत, और एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है लॉ ऑफ मिनिमम, यानी कि कम से कम मात्रा में दवाई देना, ये भी एक हमारा सिद्धांत है। तो इस तरह के बहुत सारे सिद्धांत के ऊपर होम्योपैथी बेस्ड है, जिसके कारण वो एक बहुत आसान और बहुत सेफ और मिनिमल साइड इफेक्ट्स के दौरान आती है। मतलब दैट इज हाउ इट इज, यू नो, उसको एक समराइज कर सकते हैं, यू नो, इजी, इफेक्टिव, जीरो साइड इफेक्ट्स, एंड दैट इज हाउ इट इज बीन पॉपुलराइज्ड। और एक जमाना था एट टाइम 200 साल पहले, या जब ये स्टार्ट हुई, होम्योपैथी वाज द चॉइस, द फर्स्ट चॉइस ऑफ मेडिसिन। इनफैक्ट अमेरिका में 20% डॉक्टर्स होम्योपैथ थे एक जमाने में, लेकिन इट वाज द ड्रग लॉबी एंड द, यू नो, अदर फैक्टर्स, जिसके कारण सभी ऑल्टरनेट और हर्बल मेडिसिन को, यू नो, पीछे पीछे किया गया। तो इट वाज मोर ऑफ इकोनॉमिक्स देन एक्चुअल इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। आपने जो सैमुअल हैनिमल की बात की, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो वो एक एलोपैथ फिजिशियन ही थे। डॉक्टर सैमुअल हैनिमल वो एक एमबीबीएस डॉक्टर थे 200 साल पहले जर्मनी में। वो उस समय के प्रचलित एलोपैथिक इलाजों से बहुत तंग आ चुके थे। उन्हें लगता था कि वो पेशेंट को बहुत ज्यादा पीड़ा देकर उनको इलाज किया जा रहा है और पूरा इलाज भी नहीं हो रहा है, एंड दैट इज व्हेन ही डिस्कवर्ड होम्योपैथी। होम्योपैथी के सिद्धांत एलोपैथी के सिद्धांतों से बिल्कुल ऑपोजिट हैं, और उन्होंने ये अपने लाइफ टाइम में करीब 200 दवाइयों के ऊपर प्रूव किया। दैट इज हाउ होम्योपैथी केम अबाउट। जाते-जाते एक चीज़ और जो बहुत ज़रूरी है, मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि कौन-कौन सी ऐसी डिज़ीज़ेज़ हैं, जहाँ पर लोगों को होम्योपैथी के लिए बिल्कुल संतुष्ट हो जाना चाहिए कि ठीक है, यहाँ से अ, ठीक होने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन कौन-कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं, ऐसी समस्याएँ हैं, जहाँ पर होम्योपैथी उनकी मदद नहीं कर सकती, जहाँ पर एलोपैथी या दूसरी मेडिसिन प्रेफ़र करना ही समझदारी होगी? हाँ, हमारी लिमिटेशंस हैं। हमारी मेन लिमिटेशंस है एक्सीडेंट्स। तो यदि आपका कुछ एक्सीडेंट हुआ है, तो उस समय हम आपकी उतनी मदद कर नहीं सकते। यू विल हैव टू रश टू द हॉस्पिटल एंड टेक द फर्स्ट एड। उसके बाद फ्रैक्चर्स हो गए, उसको भी कास्ट लगाना जरूरी है, डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। एज अ कॉम्प्लीमेंट्री आप होम्योपैथी ले सकते हैं, लेकिन मेन ट्रीटमेंट उस समय एलोपैथी की रहता है। जहां पर सर्जिकल इंटरवेंशन की बात है, जहां बीमारी इतनी बढ़ चुकी है कि वो रिवर्स नहीं की जा सकती, सर्जिकल इंटरवेंशन में होम्योपैथी का कोई रोल नहीं है। वहां पर आपको एक हॉस्पिटल में जाकर ही सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो वी डू हैव आवर लिमिटेशंस। जब हम बात करते हैं हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियों की, तो क्या होम्योपैथी इसमें भी किसी भी तरीके से मदद कर सकता है? हाँ, वी डू हैव एसओएस मेडिसिन, जिनमें हार्ट अटैक में पीपल हैव क्लेम्ड कि उन्होंने क्लियर किया है, लेकिन आई वुड स्टिल रिकमेंड, वो एसओएस में ही आता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के लिए आप तुरंत यू विल हैव टू रश टू द डॉक्टर ओनली। कैंसर्स अगेन एक नई बीमारी है, उनके ऊपर उतनी जानकारी अभी उतनी नहीं है, लेकिन मेनी होम्योपैथ्स, मैं पर्सनली कैंसर ट्रीटमेंट नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे काफी कोलीग्स हैं और काफी सीनियर डॉक्टर्स हैं जो एक्चुअली क्लेम करते हैं कि उन्होंने काफी इसमें भी सफलता, यू नो, दे हैव अचीव्ड सक्सेस। तो हाँ, लेकिन मोटे-मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इन बीमारियों की जब बात होती है, हाँ, तो तो इन बीमारियों के लिए आप ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री लीजिए, जरूर अपने होम्योपैथ के पास जाइए, बिकॉज कोई ना कोई आपको कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन मिल जाएगी। मेन स्ट्रीम इन चीजों में आप मत लीजिए होम्योपैथी। आपको बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर शालिनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपका होम्योपैथी मेडिसिन या फिर होम्योपैथी से जुड़ा कोई भी सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में लिखें। हम ट्राई करेंगे कि कमेंट सेक्शन में आपके उस सवाल का जवाब दिया जाए डॉक्टर के थ्रू, या फिर अगर आपकी समस्या कुछ ऐसी है जिस पर एक नया वीडियो बनाया जा सकता है, इतनी वास्ट है कि हम डिस्कशन कर सकते हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि उसके लिए एक नया वीडियो भी बनाया जाए। डॉक्टर शालिनी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शालिनी, जाते-जाते मैं आपसे चंद शब्द सुनना चाहूँगी, वो सजेशन सुनना चाहूँगी उन लोगों के लिए जो इस इंटरव्यू को देखने के बाद होम्योपैथी कंसीडर करना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं कि ये मेरे लिए या मेरे परिवार के किसी सदस्य के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। मैं जाते जाते यही कहना चाहूंगी कि प्लीज डू कंसिडर होम्योपैथी एज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ उनकी रेफरेंस लेकर प्लीज उनको विजिट कीजिए, और
ज्यादा देर मत कीजिए होम्योपैथ के पास जाने में. Try and make it as your first choice of treatment. Thank you.